नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में एक नेता सुर्खियों में रहे हैं। जब से नीतीश कुमार जी ने एनडीए छोड़ने का इरादा लिया, तब से एक विवाद खड़ा हुआ है। क्या नीतीश जी अवसरवादी नेता हैं या वाकई ऐसे नेता हैं जो एक तरह से प्रिंसिपल्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दों पर लड़ रहे हैं? आइए खुद पूछते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। नीतीश जी, पहला सवाल आपसे, जब से आपने बीजेपी को छोड़ा है या एनडीए को छोड़ा है, एक इल्जाम आप पर लग रहा है, आपके जो विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अपॉर्चुनिस्ट है, अवसरवादी नेता है। किस तरह से आप देखते हैं इसको? नहीं, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हम लोगों का जो अलायंस था, उसकी जो बुनियाद थी, उसको जो नहीं जानते होंगे या उसके बारे में देखना नहीं चाहते होंगे, वैसे लोग इस तरह की बेबुनियाद बातें कर सकते हैं। नहीं, आप उसे बेबुनियाद कह रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं जिसकी वजह से बीजेपी ये बात कह रही है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को दगा दिया, जो एक समय उनके गुरु थे। आपने लालू जी को दगा दिया एक समय, और अब आपने बीजेपी भी छोड़ी है। सब आपके सहयोगी थे एक जमाने में, सबको आपने छोड़ा, इसीलिए आपको वो अपॉर्चुनिस्ट कह रही है। यह बीजेपी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जो एक कहिए कि स्वरूप आया अलायंस का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के लिए, तो उस समय ये तय हो गया जो विवादित मुद्दे हैं उनको अलग रखा जाएगा। अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत से होगा या कोर्ट के फैसले से होगा। कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं होगी और आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं जाएगा। ये तीनों बातें जो बहुत प्रिय थी जनसंघ के जमाने से, दो चीजें, और तीसरा तो एक नया विवाद आया था अयोध्या का, तो इन पर सहमति बन गई और फिर हम लोग सरकार में शामिल हुए। फिर 99 में जब एनडीए बना, 98 में एनडीए नहीं था, बीजेपी एंड एलाइज थे। एनडीए का फॉर्मेशन हुआ 99 में। तो एनडीए ने भी नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस बनाया, उसमें इन विवादित मुद्दों को अलग रखा। बदलाव कहाँ आया है? मेरी आपसे बड़ी बात यह है सर कि बदलाव कहाँ है? बीजेपी अभी भी कहती है कि जो मुद्दे आप रख रहे हैं, जो डिस्प्यूटेड इश्यूज है, राम मंदिर, आर्टिकल 370, कॉमन सिविल कोड, ये अभी भी हमने अलग रखे हैं। एनडीए का अभी भी एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है, या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसे कहिए। फिर नीतीश जी को ऐतराज किस बात पर आया? क्या केवल एक व्यक्ति पर आया या विचारधारा पर आया? बीजेपी में पिछले दिनों, देखिए 2010 में भी यहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एक विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई, ये दुनिया को मालूम है। इसी पटना में बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई और यहां से शुरुआत हुई। एक बार अलायंस टूटते टूटते बचा। जो मुद्दे सामने लाए गए, जो वातावरण यहां पर कायम करने की कोशिश हुई, हमने उन लोगों को समझाया कि बिहार की लड़ाई आप बिहार के लोगों पर छोड़ दीजिए, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं लाइए। सर, ये सर एक मिनट सर, आप सही मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। सही मुद्दे पर आइए। आपको नरेंद्र मोदी से ऐतराज है, एक व्यक्ति से है, विचारधारा से नहीं। अब आप तो पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप तो पत्रकार हैं। जी, आप बताइए। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी जी, जो हालात बन रहे हैं उसकी तरफ हमारी नजर नहीं जाएगी क्या? क्या हालात? एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते जी, जो कुछ भी हो रहा है जी, हम लोगों ने क्या कहा जी? बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है जी, अलायंस की जी, और इस देश में गठबंधन का दौर चलेगा जी। गठबंधन आज अगर एनडीए को भी ले लीजिए तो अकेले एनडीए को भी पूर्ण बहुमत मिलने की कोई संभावना नहीं जी। बीजेपी की बात तो छोड़ दीजिए, अकेले की बात, अब तो खैर हम लोग एनडीए से बाहर हैं। हम लोगों का यही कहना था कि आपको गठबंधन का दौर चलाना है तो फिर आपको नेतृत्व इस ढंग से सामने रखना होगा जो विवाद रहित हो। आज जो कांग्रेस पार्टी
की जो सरकार या यूपीए की जो सरकार चली, उनकी विफलताओं के चलते जो एक माहौल बना है, आपको उसे केंद्र बिंदु में रखना पड़ेगा। और उसको अगर आप केंद्र बिंदु में रखेंगे तो फिर आपका लार्जर अलायंस हो सकता है। हम लोगों का तो यही कहना था, शुरू से हम लोग कहते रहे। जी। आप ऐसे व्यक्ति को सामने मत लाएं। हम लोगों का कहना था कि लीडर तो बीजेपी का ही होना चाहिए और चुनाव के पहले बीजेपी को अपना लीडर घोषित करना चाहिए, क्योंकि यही परंपरा है। यही परंपरा है। 98 में भी अटल जी घोषित थे, 99 में भी घोषित थे, 2004 में भी घोषित थे, 2009 में माननीय अडवाणी जी घोषित थे। तो लीडर तो घोषित कीजिए, लेकिन लीडर क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, जो सबको साथ लेकर चले। ये सारी बातें हम लोगों ने बता दी, क्योंकि आप जिसे प्रोजेक्ट करते हैं, ये कब और जो एक माहौल, ये क्या आपने डायरेक्टली कब बताई? पिछले साल ही बता दिया। पिछले साल बता दिया है। और इस बार हम लोगों की अप्रैल में नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें हम लोगों का पॉलिटिकल रिजोल्यूशन, और हम लोगों ने बीजेपी के तमाम नेताओं से कहा, एक वातावरण जो भारतीय जनता पार्टी में बनाने की कोशिश की गई, बिल्कुल एक पर्सनालिटी ओरिएंटेड सारी बातें, तो सारी बहस तो वहीं चली गई, सारी बहस तो वहां चली गई। सर, यही मैं आपको पूछ रहा हूं, आपकी लड़ाई जो है वो व्यक्ति विशेष बन गई है, विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। ये एक व्यक्ति विशेष, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स बीजेपी में बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी कहती है व्यक्ति और विचार दोनों मिले हुए, यानी बीजेपी आप कह रहे हैं इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, व्यक्ति को और विचार को स्प्लिट नहीं कर सकते। अटल जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में चल रही थी, अटल जी का जो व्यक्तित्व था और अटल जी के काम करने का जो तौर तरीका था, वो सबको लेकर चलते थे। एक स्टेज पर 24 एलाइज थे, और ये अटल जी के काम करने का तरीका था और नेशनल एजेंडा के प्रति कमिटमेंट था, सारे इलाकों की चिंता करने का कमिटमेंट हुआ। आज जो बीजेपी में एक हवा बनाने की कोशिश हुई, या उनके काडर के नाम पर जो एक हवा बनाने की कोशिश हो रही है, वो क्या है, वो कौन सा मॉडल दे रहे हैं? ये प्रोग्राम नहीं है तो क्या है? नरेंद्र मोदी, आप अगर मॉडल वो देंगे जो मॉडल सभी पूरे देश के लिए वो लागू नहीं हो सकता। क्या है वो मॉडल? ये बताइए। विकसित इलाके हैं, क्या नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको किस मॉडल से ऐतराज है, जबकि नरेंद्र मोदी को इस समय, क्योंकि आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, पर मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूं, क्योंकि आप भी ले सकते हैं। आप तो लीजिए ना, आपको जिनका नाम लेना हो उनका नाम लीजिए। इस समय नहीं, आप इश्यूज की बात, इस समय नरेंद्र मोदी को क्या किया गया है? ही इज चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कैंपेन कमेटी। आप कह रहे हैं कि उनके चेयरमैन बनने से बीजेपी राह से भटक गई है, एक नया मॉडल आया है। क्या आप वही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमेटी, क्योंकि इसके पहले प्रमोद महाजन भी बने हैं। पुरानी बात से जो पहले बात हो रही थी, उससे फिर आप जंप करके जा रहे हैं, लेकिन फिर हम लौटेंगे। लेकिन अभी हम एक प्रश्न आप ही से पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी कमेटी का चेयरमैन किसी को बनावे या कोई कमेटी बनावे, ये ठीक है, स्वतंत्र है, लेकिन किस ढंग से उसको किया गया? आखिरकार 2004 में प्रमोद महाजन जी थे, 2009 में अरुण जेटली जी थे। इस तरह से कोई ताजपोशी का दृश्य था क्या? तो ऐसा कोई ताजपोशी का दृश्य था क्या? देखिए, आदमी को भ्रम में नहीं जीना चाहिए। देखिए, भ्रम में नहीं जीना चाहिए। आप दूसरों को इतना नासमझ मत समझिए। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एक अपने कमिटमेंट का भी ख्याल रखना। आप इसको व्यक्ति ओरिएंटेड भी कर दें, और जब पर्सोना की बात हो तो आप फिर कहिए कि आपको व्यक्ति से विरोध है, और फिर जो स्टाइल है या जो उसके पीछे के प्रोग्राम है या उसके पीछे का आइडिया है, क्या है आइडिया? आपको गुजरात मॉडल से ऐतराज है या एक व्यक्ति से ऐतराज है? क्योंकि आप समझते हैं वो व्यक्ति पोलराइजिंग है। सारी बात आपके सामने कही जा रही है। ये फॉर्मुलेशन और आर्टिकुलेशन आपका है, आप स्वतंत्र हैं। हम वही कहेंगे जो हमारा सोच है। सर, मैं आपको डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, कि पूछिए या इनडायरेक्टली पूछिए, बात यही है। आप समझते हैं नरेंद्र मोदी जो है वो एक सांप्रदायिक नेता है, जो समाज को बांटेंगे और जो कॉर्पोरेट से मिले हुए? साफ मैं पूछ रहा हूं। मोदी मॉडल तो आज तक नाम नहीं लिया। हमने कहा कि भाई हमने तो नाम नहीं लिया, वही लोग क्यों मान लिए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसी के खिलाफ है? क्योंकि आपने हम जो मानते नहीं है, उनके पार्टी के लोग ही
या उनके उत्साही समर्थक जी जो मान गए कि हम लोग जो बात कह रहे हैं वो बातें किसी व्यक्ति के खिलाफ है सर, या किसी मॉडल के खिलाफ है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने अपने प्रेस रिलीज में कहा है द गोवा अनाउंसमेंट ऑफ द चेयरमैनशिप ऑफ द इलेक्शन कैंपेन कमिटी ऑफ द बीजेपी हैज फिल्ड अस ऑल विद डीप एप्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर. इट हैज लेफ्ट नॉट अ शैडो ऑफ डाउट दैट दिस इज मियर सेरेमोनियल प्रिल्यूड टू हिज नॉमिनेशन as the prime ministerial candidate. Needless to say that these developments do not augur well for health of our secular democratic polity. आप साफ नाम क्यों नहीं लेते? बता ही दिया, रेजोल्यूशन में बताया हुआ तो आप काहे नाम उनका नाम नहीं लेना चाहते? क्या फायदा है? मुझे जो इसकी क्या जरूरत है? मुझे जो आश्चर्य हो रहा है कि नहीं, आश्चर्य आपको बेकार हो रहा है। नहीं, इसलिए कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम वैल्यूज की बात करेंगे, हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, आप अगर हम पर्सनालिटी की भी बात करेंगे। अगर आप लेकिन उस पर्सनालिटीज के जो फैसेट्स होते हैं हम उसकी बात करेंगे। और उस पर्सनालिटी के फैसेट्स की बात करने के बाद अगर आप किसी चीज पर निष्कर्ष निकालते हैं कि मेरी सारी बातें एक व्यक्ति के खिलाफ है, या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हम लोगों ने जितनी बातें कही है वो एक इस व्यक्ति के खिलाफ है, तो ये वही समझ रहे हैं कि वो उसमें फिट इन क्या करते हैं। नहीं, मैं इसलिए मुझको क्या कहना सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2003 में आपने एक भाषण दिया है जो बीजेपी ने उसका वीडियो भी रिलीज किया है कि नीतीश कुमार वहां बैठते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी जी आपको तो नेशनल स्टेज पर आना चाहिए। ये 2003 की बात है जबकि गुजरात दंगे हुए थे। उसके बाद आप उनको सर्टिफिकेट तब देते हैं, आज आप कहते हैं पर्सनालिटी। आप जरा बता दीजिए, ये सवाल इन्होंने अभी पिछले विधानसभा में भी रखा, तो हमने तो एक ही बात पूछी कि 2003 के बाद 2005 हुआ जी, तो 2005 में क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया फरवरी में बिहार के कैंपेन में? क्यों नहीं बुलाया अक्टूबर नवंबर के कैंपेन में? 2009 में क्यों नहीं बुलाया? 2003 और 2013 में फर्क क्या है? बता तो दिया कि उसके बीच में 2005 आ गया है। पर गुजरात के दंगे हुए 2002 में। वो ठीक है, लेकिन 2005 आया। नहीं, आज जो वो बात कर रहे हैं जी किसी स्पीच का, जी मैं इन सब चीजों को तूल नहीं देना चाहता हूं। उसी स्पीच में जी जो कुछ भी हुआ है गुजरात में उसके बारे में भी कुछ हमने कहा, लेकिन आप एक बात को लेकर आप जो मान रहे हैं कि जैसे मानो हमने कोई सर्टिफिकेट दिया, भाई तो हमको कोई ये बता देना कि 2003 के बाद 2005 आया है ना, तो 2005 में बीजेपी ने कैंपेन के लिए क्यों नहीं इनवाइट किया? जिनको हम ही कह रहे हैं कि साहब आगे बढ़िए, तो 2005 में बुलाना चाहिए था। 2005 के दूसरे इलेक्शन में भी बुलाना चाहिए था जी, कभी तो बुलाना चाहिए था। अच्छा छोड़िए 2005 में नहीं बुलाए जी, 2009 में बुलाना चाहिए था। पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा तो 2010 के असेंबली इलेक्शन में बुलाना चाहिए था। यानी ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, पिछले 10 साल से हो रही है। ये बात बता दीजिए कि जो बिहार का मैंडेट मिला वो बिहार के काम पर मिला, कोई एक्सटर्नल फैक्टर पर मैंडेट नहीं मिला। आज जो उफान पर लोग हैं वो उफान निरर्थक है। और एक बात जान लीजिए, 272 एमपी होने पर ही किसी को सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। 272 एमपी होना चाहिए या उनका समर्थन होना चाहिए। वोट की राजनीति नहीं है। बिहार में 18% मुस्लिम वोट है। एक बात मैं बता देता हूं, करने के लिए आप सोसाइटी को हिंदू और मुस्लिम में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं। मुस्लिम को भी देश पर उतना ही हक है जितना अन्य किसी को है, तो आप मुस्लिम को एक सेपरेट ब्लॉक कहकर क्यों इस बात को कहते हैं? ये बात तो वो चलाते हैं। तो आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं। सवाल इसका है जी, बिल्कुल नहीं। हम तो देश के जो एक मानस है, हमारा जो लिबरल डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, हम तो जो एक भारत का सोच है, आइडिया ऑफ इंडिया है, बिल्कुल। पर ये इस पर चल रहे हैं। सर ये आपकी बात अब नहीं, ये हम लोगों का शुरू से है। 1995 में 1965 मेरी बात सुनिए, 1995 में आप जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जाते हैं और आप बीजेपी के साथ समझौता करते हैं। तब बीजेपी का हिंदुत्व सबसे ऊपर था, राम मंदिर को डिमोलिश किया गया था। तब आपने ये नहीं सोचा, आज ये आप शुरू में ही बता दिया, शुरू ही में ही बता दिया आपको। बिहार के जो हालात थे जी, बिहार में हमने बताया मात्र 28%, 27.78% वोट पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आया रूलिंग पार्टी को, और ये सारी पार्टियों को 10-10% इस तरह से वोट बिखरा हुआ था। तो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हुई।
विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग बेसिक प्रिंसिपल, वही हमने आपको बताया तो कि तब एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, 95 में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग थी। आपने सेक्युलरिज्म पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटेजिक तो एक हो जाता है परमानेंट, यानी हम छोड़ देंगे। आप डे वन से हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से हम लोगों का विश्वास सेकुलरिज्म में, डेमोक्रेसी में, सोशलिज्म में है, लेकिन हमने तो यहां वोट के बिखराव को रोकने के लिए और फिर जब सरकार चलाते हैं तो उसका एक कॉमन प्रोग्राम होता है, उसके आधार पर चलते हैं। नीतीश जी, आपने सेक्युलरिज्म की बात की। आपके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है वो राजनेता, खासकर कि आप जैसे भी राजनेता, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी पहन लिया, कभी उतार दिया। एक दिन अडवाणी जी सेक्युलर होते हैं, वही अडवाणी जी 20 साल पहले कम्युनल थे। किस तरह से आप देखते हैं सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? क्योंकि 95 में जब आपने बीजेपी ज्वाइन की या बीजेपी के साथ गठबंधन किया, तब अडवाणी जी उनके एक बड़े नेता थे, वो राम जन्मभूमि से आइडेंटिफाई थे। आज वही अडवाणी जी आपके लिए सेक्युलर बनते हैं और नरेंद्र मोदी कम्युनल बनते हैं। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? देखिए, आप कुछ एग्जाम्पल्स के आधार पर आप अपना निष्कर्ष निकालना चाहते हैं जी, इन्फरेंस ड्रॉ करना चाहते हैं, जबकि इस बात को एप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हमारे लोगों की टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हुई इसके पहले भी, फ्रॉम जनसंघ टू कम्युनिस्ट पार्टी जी, 1967 में लोहिया जी के प्रभाव में जी, एक साथ आए हुए हैं सरकार बनाने के लिए जी। एक प्रोग्राम पर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता था। इसलिए आज की बात नहीं है ये टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, इसके चलते कोई आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं उसका नतीजा निकाला जा सकता। नहीं हुआ। आपने बार बार अटल जी का नाम लिया है, क्या आपके लिए अटल जी सेक्युलर लीडर हैं या बीजेपी सेक्युलर? अटल जी की पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो जी, संघ की हो, जनसंघ की हो, भाजपा की हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने सबको मिलाया और चलाया, उनकी छवि ऐसी बनी, उनके ऊपर लोगों को शक नहीं था। क्या अडवाणी जी इसी तरह से? इसलिए उन्होंने 2002 में राजधर्म की बात कही थी। अगर अटल जी की बात लोग सोचते तो 2004 में तो हार का मुख एनडीए को नहीं देखना पड़ता। 2002 में दंगों के बाद जब अटल जी ने राजधर्म की बात की, आपने क्यों नहीं छोड़ा एनडीए उस समय? तो अटल जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे। गुजरात में हमारा कोई अलायंस था हमारी पार्टी का। आपको नहीं हमारी पार्टी का कोई अलायंस गुजरात में नहीं था। तो आपके और 2002 में जनता दल यू, अब तो हम लोगों का नाम जनता दल यू है, समता पार्टी, और जनता दल मिली, जनता दल यू बनी, तो उस समय की बात थी। उस समय भी जनता दल यू को अकेले अपने बूते पर गुजरात में सीट आई, 2007 में भी आई, 2012 में भी आई। नहीं, क्योंकि रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने उस समय छोड़ा था एनडीए। वो छोड़ दीजिए, वो डेट मिला लीजिए, डेट का कॉन्सिक्वेंसिंग कर लीजिए ना, और उसके पहले के इवेंट्स को भी देख लीजिए। इसलिए मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, हम डिस्कस ही नहीं करते हैं, लेकिन ये तो आपके हाथ में है ना, जो चाहिए परसेप्शन क्रिएट कर। मैं इसलिए आपने बड़ी बात कही है इस इंटरव्यू में कि अटल जी आपके लिए सेक्युलर नेता है। क्या आप अडवाणी जी को भी एक सेक्युलर नेता मानते हैं? देखिए अडवाणी जी को मानते हैं कि नहीं? ये सारे फॉर्मुलेशन, नहीं मैं पूछ रहा हूं, हम बोल रहे हैं ये सारे फॉर्मुलेशन आपके हैं। मैं तो एक बता रहा हूं काम करने का तरीका। नहीं मैं जानता हूं, एक सबको लेकर चलने की सलाहियत। आपने कहा अटल जी में वो खूबी थी, आप क्या अडवाणी जी की बात आप कहते हैं? अडवाणी जी पाकिस्तान गए, जिन्ना साहब के मुसोलियम पर जाकर के उन्होंने कुछ लिखा, उस पर हाय तो हुआ मचा। हम लोग दूसरी पार्टी में थे, हम लोगों ने कहा कि भाई ये अडवाणी जी ने क्या गलत कहा, ये देश का जो पार्टीशन है के लिए जिन्ना साहब को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी अडवाणी जी में एक बदलाव आया है। बिल्कुल, उन्होंने जो बात कही, लेकिन भाई अब उनकी पार्टी ने उनके साथ जो एक कहिए कि वो कुछ बात कह रहे थे, जो कुछ कहना चाहते थे, उसको सही पर्सपेक्टिव में लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। सर, अगर कल बीजेपी कहे कि अडवाणी जी हमारे प्रधानमंत्री के लिए दावेदार है, आपने एक बड़ी बात कही, नहीं आपने बड़ी बात कही कि सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। अगर उस हालात में बीजेपी कहे अडवाणी जी सबको साथ लेकर 272 सीट की सरकार, क्या नीतीश जी? ये सब अब बीते दिनों की बातें हो गई। देखिए एक बात साफ कर सकते, बीते दिनों की बात हो गई, आप अच्छी तरह जान लीजिए,
हम कोई व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहे। हम ये कौन होते हैं कहने वाले कि वो अडवाणी जी को बना देते? जी, अडवाणी जी को पिछली बार शरद यादव ने कहा है कि अगर अडवाणी जी होते तो वो शरद जी ने इसका बाजाबता खंडन कर दिया। जरा दोनों बातों को लेना चाहिए। शरद जी ने कहा ही नहीं जी, उनके मुंह में ये बात डाली गई जी, इसलिए ये सारी बातें नहीं है। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई हम लोगों को बताया, हम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है 2009 में अडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार वो इस स्थिति में कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे और धीरे धीरे बिना बताए हुए जिस रास्ते पर जा रहे थे वो रास्ता हमें मंजूर नहीं था। हम किसी भी प्रकार से धोखे में नहीं रहना चाहते थे। हमने जो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग किया या अलायंस के भी पार्ट बाद में बने, जिन मूल्यों पर बने हम लोग संतुष्ट, हम लोग उसके हिस्सा बने अलायंस के, हम संतुष्ट हो गए। जो पिछले कुछ समय से हालात जिस ढंग के बनते चले गए और जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था उनकी जो स्थिति थी, उनको देख करके लगा कि भाई ये उनका निर्णय हो सकता है, उनकी मजबूरी हो सकती है, हमारी कोई मजबूरी तो नहीं। आप उसको बीजेपी की मजबूरी देखते हैं? क्योंकि एक तरह से आपके रिश्ते सुशील मोदी के साथ अच्छे रहे हैं, दिल्ली में अरुण जेटली के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहे हैं। क्या आप समझते अब भी बीजेपी अगर किसी और नेता को प्रोजेक्ट करे तो आप एक बार फिर बीजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं? क्या आप बीजेपी को सेक्युलर मानते हैं और केवल एक व्यक्ति को कम्युनल मानते हैं? देखिए अब तो ये बात बीत गई, अब इसका कोई मतलब नहीं। ये बातें बीत गई। आखिरकार पिछले महीनों से तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, देखिए पिछले कई महीनों से ये बात चल रही है और हम लोगों को ये एहसास हो गया कि अब किसी के हाथ में कुछ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की पार्टी बन गई है। देखिए ना, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बता नहीं दिया। अभी तो 5 दिन हो गया हम लोगों के अलग हुए, लेकिन उसके पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने, जिनसे हम लोगों के संबंध रहे हैं, उन लोगों ने कुछ बातें कही, लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई इसके बारे में तो कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो आप ये बीजेपी की मजबूरी समझते हैं? हमको, क्या आप नरेंद्र मोदी को बीजेपी की मजबूरी समझते हैं कि बीजेपी समझती है कि मोदी को करके एक लहर आ जाएगी देश में? लेट मी कंप्लीट जी। हमने चर्चा की कि बीजेपी के नेताओं ने फोन किया, नहीं करिए, लेकिन जो बातें उन्होंने कही उससे ये कहीं से भरोसा नहीं चला कि ये चैप्टर ओपन है। इसलिए ये निर्णय लेने की स्थिति हम लोगों के सामने आ गई और हम लोगों ने एक फैसला ले लिया। भाई अब जब फैसला ले लिया तो फैसला ले लिया, अब तो वो बातें समाप्त हो गई। इसलिए हम लोग अब वो जो करें ये उनको मुबारक हो, हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की मजबूरी आप समझते हैं? आपने नेताओं से बात की? मुझको बातचीत के क्रम में जो लगा कि अब चाहे मजबूरी हो या उनका संकल्प हो, उनका निर्णय हो, उनको लगता होगा कि यही ठीक है। इतने दिनों तक हम लोग केंद्र में भी, सरकार में भी साथ रहे और राज्य में भी हम लोगों ने बहुत दिनों तक काम किया। हम कोई उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। हम यह भी एक्सपेक्ट करेंगे कि उन लोगों की तरफ से भी कोई बात ना आए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उनकी तरफ से भी अनर्गल बातें आएंगी तो फिर कभी न कभी हम में से किसी को और कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन हम ये राइट रिजर्व रखते हैं, हम नहीं चाहते हैं उनके ऊपर बोलना कुछ भी, क्योंकि जब हमने बातचीत की और उससे ये निष्कर्ष निकल गया, चाहे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद जी ने बातचीत की या उन लोगों ने बातचीत की, तो ये लग गया कि अब कुछ भी इनके हाथ में नहीं।